सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूँ लाहौर से ताबिश भट्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जहाँ पर अंधेर नगरी और चौपट राज है। MS जो PIC हैं डॉक्टर शुएब असलम, इनके खिलाफ मुतअद्दिद जो है इंक्वायरीज जो हैं वो लगी थी, लेकिन जैसे ही MS का इनका ऑर्डर हुआ उससे एक दिन पहले ज़राए महकमा सेहत का ये कहना है कि तमाम इंक्वायरीज को बंद कर दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यहाँ पर वाशरूम बंद हैं, अद्वियात की किल्लत है, इको कार्डियो एंजियोग्राफी के लिए कई कई माह का टाइम दिया जाता है और बाईपास के लिए कई कई साल का टाइम दिया जाता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो अब्दुल मालिक, कोट अब्दुल मालिक लाहौर से आए हैं। उनसे पूछते हैं, सर बताएं जो अभी आप कह रहे थे टेस्ट जो है कितने साल पहले आपको कहा गया आप करवाएं और अभी तक आपकी बारी नहीं आई? बेटा मेरी वाइफ अभी ये आ रही है, ठीक है। वो हमने 7 साल पहले यहाँ से हमें कार्ड बना था, पहला जब मेरी वाइफ को अटैक हुआ था दिल का। हम यहाँ पहुँचे, इन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन की, हमारा कार्ड बनाया, हमारी फ़ाइल बना दी। फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि इसके ये टेस्ट हो। बाकी टेस्ट हमने 3000 रुपया उस टाइम फ़ीस दे के डॉक्टर को प्राइवेट, वो जब उसके पास गए तो आज तक हमारा 7 साल हो गए हैं, वो टेस्ट का नंबर ही नहीं लगा। हमें यह कहा जाता है कि 100 बंदे पहले हैं, वो 100 बंदे अगले हैं, 200 अगले हैं, 300 अगले हैं, ये दवाई खाएं। और पारसी लोगों का जल्दी हो जाता है ना, जो गरीब आदमी है, सादा आदमी है, उसका कोई शक नहीं है। 1 मिनट में मैं भावलपुर का रिहायशी हूँ, वहाँ से मैं अपने MS का जो है ना कोई रिसोर्स यहाँ करूँ, अगले दिन ही मुझे वो नंबर दे देंगे और मुझे बिठा देंगे। बाकी अब इन्होंने लंबी पहले डॉक्टर्स के पास आओ, वो लंबी लाइन लगाओ, फिर जनाब टोकन के वाले के पास जाओ तो फिर नीचे आओ जो पर्ची बनवाओ, आपके घर में दवाई आएगी। आज तक हमें 3 हमने पर्चियाँ बनवाई हैं, आज तक ना हमें घर आई है। फिर दोबारा कहते हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करो। अभी आप देखें इधर माएँ बहनें बच्चियाँ बूढ़े जवान लाइनों में लगे खड़े हैं, फिर आगे जाके 200 की लाइन ऊपर है, फिर दवाई लेने की 200 की लाइन। ये क्या है हमारे साथ? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज तो कहती हैं घर घर दवाई मिलेगी, और क्या ये क्या कहते हैं जाती उम्र में घर घर मिलेगी, और जो उनके पास लोग साइड पे रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रही हैं कि कल को हमारे ऊपर जो सवाल है, ये देखें जी 200 बंदा डेली हम मुफ्त दवाई दे रहे हैं, 300 बंदे को डेली मुफ्त दवाई दे रहे हैं। ये तो हो सकता है, बाकी अवाम और नास के पास कोई चीज़। एक और शहरी मौजूद है, क्या समझते हैं जी? लंबी लाइनें अंदर लगी हुई हैं अद्वियात के लिए, और डॉक्टर्स का रवैया कैसा है, ये सारा बताएं। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज तो बड़े दौरे कर रही हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बेशक अच्छे दौरे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइनें बहुत लंबी है। लाइनों के लिए सबसे पहले आवाम जो आ रही है उनके लिए इंतजाम करने चाहिए कि उनको अच्छा एक प्लेटफार्म मुहैया करना चाहिए। वो बुज़ुर्ग आते हैं, लाइनों में खड़े हो जाते हैं, थक जाते हैं, पहले वो मरीज़ हैं फिर वो खड़े होकर मरीज़ हो जाते हैं। इसीलिए बस मैं तो चाहता हूँ कि मरीज़ों के लिए जो इंतजाम है ना पर्ची के लिए, वो इंतजाम अच्छे कर दी जाए। टेस्ट हैं जो इको कार्डियो एंजियोग्राफी है या बाईपास है, कहते हैं उसके लिए महीनों सालों टाइम दिया जाता है। जी बिल्कुल, इसी तरह हम भी भावन नगर से आए हैं एंजियोग्राफी के लिए, लेकिन हमें चेकअप करके मेडिसिन लिख के दे दिया गया है, आप ये मेडिसिन खाएं आप ठीक हो जाएंगे। हमें उधर डॉक्टर ने बोला कि आप जाके एंजियोग्राफी करवाएं, अब वो भी डॉक्टर है ये भी डॉक्टर, अब किसकी बात सुने हम? अच्छा, तो एंजियोग्राफी के लिए क्या कह रहे हैं, कितने 3 माह का टाइम दे दिया? जी 3 माह का टाइम दे दिया गया है। ये सूरत हाल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जहाँ पर ये जितने भी लोग हैं पंजाब भर से, कोई बहावलपुर से आया, कोई कोट अब्दुल मालिक से, कोई मुल्तान से। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो ये अंदर के हालात हैं, और MS की जानिब से ये कहा जा रहा है और सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से अंदर से चीज़ों को कवर नहीं करना, लेकिन दूसरी साइड पे तमाम जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल रैप के लोग हैं वो ज़रूर अंदर जा सकते हैं। लंबी लाइनें लगी हैं ताकि कैमरे की आंख जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को ये तमाम मनाजिर ना दिखा सके। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के बाईपास के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल दिए जाते हैं, जबकि इको कार्डियो और एंजियोग्राफी के लिए कई महीनों का टाइम दिया जाता है, जबकि यहाँ पर जो पैसों का लेन देन है उस पर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो चीज़ों को मुकम्मल कर लिया जाता है। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हालात क्या हैं। यकीन करें नाकाबिले बयान यहाँ पर जो गुफ्तगू है वो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास स्पीचलेस हूँ।
गुजरांवाला से लोग आए हैं, मुल्तान से लोग आए हैं और शहरी फट पड़े हैं। जैसी बोल की टीम यहाँ पर मौजूद है, शहरी फट पड़े हैं। शहरी ये कह रहे हैं कि अद्वियात पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नहीं मिल रही, लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर खड़ा करना पड़ता है और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि अद्वियात नहीं है। पहले मेरे महीने जुमे का कहते रहे, अज उन्हें हफ्ते का कहता भी तुम हफ्ते में आओ। हुण हफ्ता जो हफ्ता आवे उन्हें चल बंदा भावें मर जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंतजामात नहीं है, इलाज नहीं। हमारा शनाख्ती कार्ड बिल्कुल सही है, एड्रेस भी बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि मेडिसिन दी है वो एड्रेस पे नहीं पहुंची, एड्रेस क्या ये कह रहे हैं, मरीज ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ और ये खाता अपना पूरा कर रहे हैं और अद्वियात जो हैं आपके खाते में डाल देंगे कि भाई इस आईडी कार्ड पर इतनी दवाई चली गई, लेकिन आप लोगों के घरों में नहीं आ रही। ऐसे ही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मतलब आपका आईडी कार्ड लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, अद्वियात यहाँ से निकल गई, लेकिन वो किसी के और के घर में या पैसों की नजर हो गई, मेडिकल स्टोर में भेज दी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या अपील, मैडम तो बड़ा काम कर रही हैं, वजीर आला पंजाब गुजरांवाला गुज़िश्ता रोज गई, वो सिर्फ मैडम ही है, उधर बैठी, इधर नहीं कोई एक्शन ले रही, इधर कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रही। तो यहाँ पर जो एमएस है वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, वो चुप करके बैठा है। अच्छा, वो सिर्फ देख रहा है क्या हो रहा है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਏ ਮੈਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2.5 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3.5-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। कहाँ से आए आप? मैं आया जी ग्रीन टाउन तो। लाहौर से? हाँ जी, मैं सुबह का 4:30 बजे तक घरों निकले हैं। हाँ जी, 11:30 बजे मैं फारिग हुए। और कितनी दवाइयात मिली है? दवाई कितनी मिली? दवाई भाई जाना है, देखो कितने दिन? ए देखो ए दवाई मिली है, ये ए दवाई मिली है, ए 10 दिन की दवाई सारी मिल गई? नहीं, ये 10 दिन की दी थी। वो कह रहे ने कि बकाया तुहानू घर मिलेगी। अच्छा, वो नहीं मिलती? वो नहीं मिली। हाँ जी, सुबह 4:30 बजे का ये शहरी लाहौर ग्रीन टाउन से निकला है और अद्वियात ये मिली। हाँ जी, फैसला आवाम ने करना है। ये शहरियों की शिकायत हैं और शहरियों ने अंबार लगा दिए हैं। जैसे ही बोल की टीम यहाँ पर आई, उनका ये कहना है कि अगर 300 रुपया देंगे तो अद्वियात आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया किस तरह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों का बजट होने के बावजूद भी अद्वियात मरीजों को मुयस्सर नहीं। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे हिस्से में, जहां पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीज और लाहिकीन अपनी बाइक्स और गाड़ियां पार्क करते हैं, जहां पर ओवर चार्जिंग की जा रही है। देखिए, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मौजूद हैं स्टैंड में, जहां पर गैर कानूनी तौर पर स्टैंड को चलाया जा रहा है। हमारे साथ ये ठेकेदार मौजूद हैं। कितने पैसे हैं बाइक के? 20 रुपए। 20 रुपए। और गाड़ी के? 30 रुपए। 30 रुपए जी। और ये पार्किंग मंजूर शुदा है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी? जी बिल्कुल। और ये एमएस ने इजाजत दी है? जी, ये इंतजामिया से मंजूर है, अंदर से आपके लिए कहा कि 20 लें। 20 रुपए बाइक के हैं, 30 रुपए गाड़ी के हैं। एमएस ने कहा ना, आप चेक कर लें जाके अंदर, चेक देखें ना, चेक कर लें। अभी एमएस से पूछते हैं कि आखिर किस कानून के तहत उन्होंने 20 रुपए की इजाजत दी है। जी, क्या हुआ? हेलमेट के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। अच्छा, हेलमेट के लहदे वो कितने? 25 रुपए 20 रुपए लहदा ले रहे हैं। अच्छा, उसके लहदे 20 रुपए। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? यहाँ पर कौन सा सैर करने आए हैं? इलाज कैसा हो रहा है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी? पंजाब इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी में अच्छा देखभाल कर रहे हैं, मगर जो स्टैंड वाले हैं हेलमेट के चार्जेस लहदा हैं, दूसरे पैसे लहदा ले रहे हैं। आप आने की वजह से ओवर चार्जेस बंद हो गए, वरना पहले ओवर चार्जेस ले रहे हैं। ये मंजूर शुदा मेरा भाई, 20 वाली बात है, 30 वाली बात नहीं है। सिर्फ 20 रुपये ले रहे हैं, वही मंजूर शुदा इधर से वही ले रहे हैं हम। 1 रुपये भी तो सर्विस 30 रुपये ले रहे हैं। नहीं, सर्विस में 30 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 क्यों ले रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये मंजूर शुदा मेरा भाई इधर। कहाँ से मंजूर शुदा? महकमा सेहत से। महकमा सेहत से मंजूर शुदा होता है? महकमा सेहत से मंजूर शुदा ठेका होता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर करप्शन की जो है वो होशरबा दास्तानें हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात अल्लाह इलम ये लोग हैं। और क्या है, ये रहे हैं कि महकमा सेहत ने कहा है, एमएस जो है यहाँ पे डॉक्टर शुएब है पीआईसी में, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये 20 रुपये जो है यहाँ कुछ लोगों से 30 लिए जा रहे हैं, महकमा सेहत ले रहा है या यहाँ का जो माफिया है वो इनसे वसूल कर रहा है? कैमरामैन अगर पैन करके दिखाए तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जो है यहाँ पर बाइक्स लगती हैं। गाड़ियों के हवाले से भी मुख्तलिफ शिकायत थी कि यहाँ पर घंटे के हिसाब से पैसे वसूल किए जाते हैं। और गाड़ियाँ, आप कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें,
तो ये पीछे तमाम जो एरिया है वो सारा का सारा एरिया गाड़ियों के लिए मुख्तस किया गया है ताकि गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क हों और मोटरसाइकिल जो है वो आगे पार्क की जाए। कितने पैसे? पूछो मेरे को पूछो, अभी 30 लिया आपको देख के, पहले ये 50 रुपए लेते, मोटरसाइकिल के भी 30 रुपए लेते, हालांकि पर्ची 10 रुपए की है। ये बहुत ज्यादती करते, मेरी इनके साथ 2-3 बार लड़ाई भी हुई है जी, 2-3। वो कहते हैं ऊपर उधर लिख के लगाया हुआ है, वो कहते हैं ये ठेका खत्म हो गया हुआ है। हाँ जी, अपनी मर्जी का ठेका, अपनी मर्जी का। कितने पैसे वसूल के जा रहे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है पर घंटा कितने पैसे लिए जा रहे हैं? पहली बार आए हैं जी? आप पहली बार आए हम। तो कितने पैसे ले रहे हैं कि अभी देने? अभी देने हैं, ये पता नहीं कितने लेते हैं। अच्छा, जितने मांगते हैं दे देते हैं? हाँ जी। देखिए कुछ शहरी तो जाहिर सी बात है एक बार आए हैं 2 बार आए हैं, लेकिन मुतअद्दिद शहरियों की जानिब से यही शिकायत होती हैं कि 50 वसूल किए जाते हैं और शाम के औकात में जाहिर सी बात है पर घंटा जो है वो ये चार्ज किया जाता है। नाजरीन, आपने देखा किस तरह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गैर कानूनी पार्किंग में ओवर चार्जिंग की जा रही है। कमिश्नर लाहौर का इस हवाले से क्या कहना है, आइए कमिश्नर लाहौर की ज़ुबानी सुनते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कमिश्नर लाहौर, उनसे बात करें। कमिश्नर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गैर कानूनी तौर पर वो जगह पर काबिज़ हैं, ना वहाँ पर लाहौर पार्किंग है और ना वहाँ पर कोई टेंडर और कोटेशन हुआ है, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे? और मुबैना तौर पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी कमिश्नर ऑफिस से भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इस हवाले से आप क्या? कमिश्नर ऑफिस से जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो आप ज़रूर बताएं जी, उनको फिर देखना मेरा काम है। और जहाँ पे बाकी आपने चीज़ों का जिक्र किया वो भी हमें टास्क असाइन किया हुआ है चीफ मिनिस्टर ने कि पार्किंग की फैसिलिटीज़ जो हैं, क्योंकि लाहौर में जो ट्रैफिक का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा तंग करती हैं ट्रैफिक फ़्लो को, एक इलीगल पार्किंग है और एक इंक्रोचमेंट्स हैं। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, उनके खसूसी काबिज से उनका ये कहना है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो लोग कमिश्नर ऑफिस में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये गंदा नाला है जहाँ पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का ये कैफ़े बनाया गया है और इस गंदे नाले पर ये तमाम कैफ़े को चलाया जा रहा है। सर कैसी क्वालिटी है खाने की? खाना तो ठीक है, जगह सही नहीं है। जगह सही नहीं तो गंदा नाला नीचे? हाँ, नीचे नाला बदबू आ रही है। इंसान घबरा के आता है ना, तो फिर लगता है कि हाँ चलो ले लो, यही जाहिर है इंसान मरीज़ के साथ आया है तो खाने पीने का फिर लगता है कि अल्लाह ताला मेहरबानी, शुक्र है अल्लाह का, जो मिल गया यही उस वक्त यही लगता है। पहले अंदर थी बहुत अच्छी थी, वहाँ निकाल के मैं दवाई का स्टोर बना दिया, कैंटीन नाले पर आ गई है कि यहाँ पे गंदे नाले पे स्मेल आ रही है। हमें ना बताएं सर, हमें जो जगह मिली हमने तो बैठ गए हैं, ठीक है ना। घर में आप खाना, मेरी बात सुने, आपका ये सवाल हमसे पूछना बनता ही नहीं है। एक गंदी जगह पे स्मेल आ रही है, आप देखें, आप कह रहे हैं मेरा पूछना नहीं, मैं शहरी हूँ, मैं जर्नलिस्ट से पहले एक शहरी हूँ, हम भी शहरी हैं, ठीक है। आपके बच्चे हैं ना, हमारे भी बच्चे जो इतने वर्कर काम कर रहे हैं, इनको क्या बिठा दें, घर बिठा दें? नहीं तो गंदी जगह पे भेज दें, मतलब नहीं, गंदी जगह पर, गंदे नाले पर आप ये कह रहे हैं कि मैं चीज़ें फ़रोख्त कर रहा हूँ, इन बच्चों का, इन लोगों का रोज़गार बंद ना हो, ये आपकी मंतक है? मेरी बात सुने, गंदी जगह पे बैठे क्या है, सारी चारों तरफ से ढका हुआ है ना, ठीक है ना। खाना चेक करें, हमारे खाने आ रही है स्मेल, आपको आ रही, सारे बैठे, हम भी तो इधर ही बैठे। मैंने शहरी से बात की है, मैं खुद से तो नहीं कह रहा, कैमरे में फुटेज है। आप जो मर्जी करें, हमें कोई सुने, आपका राइट है, आपकी जॉब है, ठीक है। हमारी जॉब है, हम जो है हम आपको बता दिया मैंने। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि जी मुझे स्मेल नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कैमरामैन ने अगर आपको दिखाया भी होगा और उनकी बात भी आप बोल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। MSPAC से पूछते हैं कि इन तमाम मामलात के पीछे कितने मुबैना तौर पर रिश्वत ली गई है और कितना पैसा उनकी जेब में, क्योंकि ये कोई बट है यहाँ पर जो ये चलाते हैं और पहले भी कई सालों से यहाँ पे बड़ा जमान है। MSPAC डॉक्टर शुएब से पूछेंगे कि आखिर ये स्मेल उनको भी आती है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन शहरियों को और इन मरीज़ों और लायकीन को आती है? हमारे साथ रहिएगा। बोल जमहूर की टीम ने जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के MS डॉक्टर शुएब असलम से इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो वहां पर मौजूद चीफ सिक्योरिटी जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर एक वार्ड बॉय हैं, उन्होंने MSPAC डॉक्टर शुएब असलम के कहने पर बोल जमहूर की टीम को यरगमाल बनाया, संगीन नताइज की धमकियां दी और वीडियोस भी बनाना शुरू कर दी। बोल जमहूर की टीम का मकसद किसी इदारे की तजलील नहीं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हम मौजूद हैं,
हमने आपको दिखाया किस तरह मरीज़ जो हैं दुहाई दे रहे हैं कि हमें अद्वियात मिल जाएँ। पूरे पंजाब से लोग पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का रुख करते हैं, लेकिन अद्वियात ना होने की वजह से नाला है। PHC की इंतज़ामिया से मौक़िफ़ जाने की कोशिश की तो मौक़िफ़ देने की बजाय उन्होंने पुलिस को कॉल कर लिया। बोल जमहूर में मज़ीद इसी तरह की चीज़ों की निशानदेही करते रहेंगे और अभी हम दूसरे शहर की तरफ चलते हैं और उनसे भी कुछ जानते हैं। वेलकम टू बोल जमहूर। बोल जमहूर में आज बात करेंगे सिंध में नए असला लाइसेंसों पर आयद पाबंदी के हवाले से। निगरान हुकूमत सिंध ने आम इंतखाबात से पहले सिंध में नए असला लाइसेंसों पर पाबंदी आयद कर दी थी। आम ख्याल ये था कि अवामी हुकूमत आएगी, मुंतखब हुकूमत आएगी तो ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल, क्राइम स्ट्रीट की सूरत हाल बेइंतहा ख़राब है। कच्चे में डाकुओं का मसला है, अगवा बराए तावान की वारदातें हैं, सहाफ़ी भी उससे महफूज नहीं हैं। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हमला आवर आते हैं, किसी भी दुकान में किसी भी जगह घुसते हैं, लूट मार करते हैं, ज़रा सी मुदाखलत पर, ज़रा सी मज़ाहमत पर वो लोगों को मार कर कत्ल करके चले जाते हैं। ऐसे में दुकानदारों को, ताजरों को, सहाफ़ियों को सेल्फ़ डिफेंस के लिए असलहे की ज़रूरत है, कानूनी असलहे की ज़रूरत है, असला लाइसेंस की ज़रूरत है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। आइए बात करते हैं सक्खर के ताजरों से, शहरियों से, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से, और फिर बात करेंगे आर्म्स डीलर से, असलहा डीलरों से बात करेंगे कि उनको कितना नुकसान पहुँच रहा है। नए लाइसेंस जारी नहीं हुए, करोड़ों का असला उनकी दुकान में मौजूद है, लेकिन 1 रुपए की ख़रीदारी नहीं है। तो आइए इस हसास मौजू पर बात करते हैं। सबसे पहले ताजरों से, उसके बाद हम सहाफ़ती तंजीम के नुमाइंदे से बात करेंगे, फिर आर्म्स डीलर से, उसके बाद हम कमिश्नर सक्खर डिवीज़न से भी बात करेंगे कि आखिर डिप्टी कमिश्नर के जो दफातर हैं वहाँ कितनी दरख्वास्तें नए असला लाइसेंस के लिए आई हुई हैं। आइए। कराची से कश्मीर तक इस वक्त लाखों की तादाद में हमारे जो कारोबारी हैं, जो हमारे ताजिर हैं, वो इस वक्त गैर महफूज हैं। असला लाइसेंस, न्यू असला लाइसेंस अगर हुकूमत का इसका इजरा करे तो वो एक कम से कम अपनी डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं। इसी तरीके से आप देख लें, जहाँ भी कहीं बड़ी बड़ी अगर शॉपिंग मॉल हैं, बड़े बड़े अगर कोई जगह हैं, अगर कोई शॉपिंग मॉल में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि वहाँ कहीं इतनी लूट मार या डकैती इतनी ज़्यादा, बहुत कम है उसका रेशो इस वक्त जो है कम। अगर आप देखें तो जितने भी अगर डकैती, चोरी चकारी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे ताजरों के हवाले से होती है। वो आते हैं और वो मज़ामत, वो लूट मार करते हैं, और अगर कोई ताजर बेचारा अगर मज़ामत करता है तो उसको फ़ौरन ही गोली मार देते हैं। इसीलिए हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि ये नए लाइसेंस का इजरा करे और इनको कम से कम सपोर्ट करे, और जो भी छोटे ताजर हैं उनको सपोर्ट होगी उससे, और असला लाइसेंस का इजरा होने से वो अपनी डिफेंस के लिए भी वो बना सकते हैं और लाइसेंस रख सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये पूछना चाहिए हुकूमत से कि ये असला लाइसेंस के ऊपर जो निगरान हुकूमत पाबंदी लगा गई थी, जो आप अवामी हुकूमत है, आपको तो चाहिए असला लाइसेंस को ऑन किया जाए। हमारे पास जो आए दिन देखें वारदातें हो रही हैं, कराची के अंदर रोज़ लोग आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं, लोग घरों पर गने रख के ले जाते हैं लूट के। हैदराबाद में वारदातें, सक्खर में आए दिन वारदातें हो रही हैं। आप किसी भी लिंक रोड पर चले, देही इलाकों में चले जाएँ, उनके पास जदीद असले हैं, जो गैर कानूनी असला है वो ला के में लूट के चले जाते हैं। हम यहाँ अपना कारोबार नहीं कर पा रहे, दुकानों पे बैठ रहे, में खौफ महसूस हो रहा है। हमारे पास बस सिविल डिफेंस के लिए अपनी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि शहरियों को, ताजरों को कम से कम लीगल जो जायज़ असला लाइसेंस है वो तो इजरा किया जाए, ताकि शहरी अपनी दिफा में कुछ तो कर सकें। यहाँ पे बैठे में आए दिन देखें वारदातें होती हैं, हमें यहाँ तो अब बाज़ारों में आते हुए खौफ होता है। यहाँ तो हुकूमत हमें बता दें कि हम अपना कारोबार बंद कर दें, कहाँ चले जाएँ हम। असला लाइसेंस पर पाबंदी लगाने से न तो आज तक पाबंदी लगाने वालों ने बताया कि इससे क्या फायदे हैं। उनके तो दिमाग में रात को सोच में आई थी और उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। न लगाने के लिए बहुत सारे हमारे पास जवाब है कि भाई सिक्योरिटी के लिए ताजरों को दो, उनके पास असला होगा तो वो खुद अपनी हिफाजत कर लेंगे, क्योंकि रियासत कहती है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड कर सकते, इतनी पुलिसिंग कर सके। तो कम अज कम ताजरों को अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लीगल तरीका दे दीजिए।
क्योंकि कानून के अंदर लीगल तरीका देंगे तो गैर कानूनी असला नहीं आएगा। तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। जब निगरां गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने असले के लाइसेंस के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन और हमारी तवक्का ये थी कि जब नई अवामी हुकूमत आएगी तो असले की पाबंदी हट जाएगी और हम अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर सकेंगे। लेकिन फिर 1 साल हो चुका है, अभी तक गवर्नमेंट ने असला लाइसेंस का इजरा शुरू नहीं किया है। हम बिल्कुल कारोबार हमारा बंद हो चुका है, बेकार बैठे हुए हैं और ये सारे असले की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सिर्फ मेंटेनेंस चलती है और वो भी हमारे ही अखराजात के ऊपर। हमारे अपने भी घर हैं, हमारे अपने भी अखराजात हैं जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और बहुत बेइंतहा कस्म पुरसी के हालात हैं। महंगाई बढ़ गई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आसमानों के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन हमारा कारोबार बंद कर दिया गया है और हम इस इंतज़ार में हैं कि हम कब अपना कारोबार खोल सकें और दोबारा से ट्रेडिंग कर सकें। इससे ये हुआ है कि गैर कानूनी असले की जो फ़रोख्त है वो उसको फ़रोग़ मिल चुका है और हर आदमी अब गैर कानूनी असला ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ़ चैनल्स को अप्रोच कर रहा है और ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और साथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। हमारा असला एक कानूनी तरीके से जाता है और उसकी फॉरेंसिक होती है और फॉरेंसिक के बाद उसका प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड हुकूमत के पास चला जाता है कि कौन सा असला कौन से आदमी के पास है। लेकिन जब गैर कानूनी असला गैर कानूनी तरीके से पहुंचता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और उससे क्राइम कंट्रोल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिंध में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के सबब सहाफ़ी भी मुतासर हैं। मुतादिद सहाफ़ी अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, मुतादिद ज़ख्मी हैं हमलों में। ऐसे में सहाफ़ियों को भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उन्हें भी नए असला लाइसेंसों की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी रहनुमा लाला असद पठान से। आइए। मुल्क भर की तरह सिंध में भी जर्नलिस्ट जो है वो गैर महफूज हैं। जर्नलिस्टों के खिलाफ खबर की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म की सख्त किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिनमें उनकी जान को शदीद खतरात लायक है। एक तरफ मुख्तलिफ कबाइल के तसादुम चल रहे हैं, दूसरी तरफ अगवा बराए तावान है और दीगर इशूज़ हैं और जर्नलिस्ट अगर से किसी चीज़ को रिपोर्ट करता है किसी सरदार के खिलाफ, पीर के खिलाफ, मीर के खिलाफ, तो उसको थ्रेट किया जाता है, उसको जान का खतरा होता है। तो इन तमाम मामलात को सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर टैकल करना चाहिए और सिंध हुकूमत को और सिंध पुलिस को कुछ मुकदमात में ऐसी सजाएं मुलजमान को मिले ताकि जर्नलिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। अगरचे ये काम आप फौरी तौर पर नहीं कर सकते और समझते हैं कि इसमें 70 साल से अब तक तो कोई काम नहीं हुआ इस हवाले से कम असला लाइसेंस जो है वो फौरी तौर पर सिंध में जो है वो जर्नलिस्टों के लिए बहाल किए जाएं, बल्कि आम शहरियों के लिए बहाल किए जाएं कि जायज़ असला हर बंदा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखे। तो ये सिंध हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि निगरान हुकूमत के इस फैसले को फौरी तौर पर रिव्यू करे और असला लाइसेंस जारी करे ताकि असला लाइसेंस लोग लें और सेल्फ डिफेंस कर सकें, क्योंकि हर गली नुक्कड़ में, हर सड़क पर, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई लुटेरा, कोई कातिल दंदनाते फिर रहे हैं और इंसानों को, शहरियों को, सिंध के शहरियों को कम से कम ये हक हासिल हो कि वो अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकें। नए असला लाइसेंसों पर पाबंदी है। लोग डिप्टी कमिश्नर के दफातर में असला लाइसेंस के लिए दरखास्तें लेकर आ रहे हैं। क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं कमिश्नर सक्खर डिवीज़न फैयाज अहमद अब्बासी से कि उनके पास तीनों अजला में कितनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं और लोग कितने परेशान हैं। आइए कमिश्नर साहब, ये फरमाइएगा कि सक्खर डिवीज़न में कितनी दरखास्तें पेंडिंग में हैं नए असला लाइसेंस के हवाले से, और चूँकि इस इलाके में कबायली तसादुम भी है तो सूरत हाल एक्चुअल है क्या, कब जारी होंगे लाइसेंस, क्या सूरत हाल? देखिए जी, सक्खर डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सक्खर, खैरपुर और घोटकी, और तकरीबन 1500 के करीब हमारे पास जो दरखास्तें हैं वो जमा हुई हैं लाइसेंस इशू करने के लिए। मगर आपको पता है कि निगरान सेटअप में जो डीसीज इशू करते थे वो इस प्रोसेस को रोक दिया गया था और लोग हमारे ऑफिसेज़ में आते भी हैं मालूमात करने के लिए कि जी उनकी एप्लीकेशंस का क्या हुआ। तो हमने होम डिपार्टमेंट के साथ ये टेकअप किया है कि जो डीसीज का कोटा था उसको रिवाइव किया जाए, दोबारा शुरू किया जाए ताकि हम लोगों को लाइसेंस याफ्ता असला प्रोवाइड कर सकें। और आपको पता है कि ये हमारे जो इलाका है ख़ास तौर पे घोटकी, वहाँ पे काफ़ी कबायली तसादुम भी हैं, तो इसमें
अगर हमारे पास लाइसेंस याफ्ता असला है तो हम डेटा भी कंपाइल कर सकते हैं कि कितना असला हमारे पास है जो लाइसेंस की बुनियाद पे है और कितना असला जो है वो लाइसेंस के बगैर है, और ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प हो जाएगी कि वो जो लाइसेंस के बगैर वाला असला है उसको वो जब्त भी कर सकें। सिंध में नए असला लाइसेंसों पर पाबंदी के हवाले से बोल जमूर में आज आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। सक्खर के शहरियों की, ताजरों की, आर्म्स डीलर, सहाफ़ती तंजीम के नुमाइंदों की और ख़ुद कमिश्नर सक्खर डिवीज़न की बातचीत आपने सुनी। बोल जमूर ने इस मसले को उठाने की कोशिश की है कि असला लाइसेंसों पर पाबंदी से सिंध में ख़ासा नुकसान हो रहा है, लोग जो हैं परेशान हैं, उन्हें सेल्फ़ डिफेंस के लिए असला लाइसेंस चाहिए हैं ताकि इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। तो बोल जमूर में फ़िलहाल इतना ही। चलते हैं बोल जमूर के अगले प्रोग्राम की जानिब। बोल जमूर के साथ मैं हूं इरफान आरई। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, यहाँ चौराहे हों, शाहराहें हों या गलियां हों, तमाम की तमाम हैं बराए फ़रोख्त। बल्दिया हैदराबाद हो, ज़िला इंतज़ामिया हो या फिर वो इदारे जो तजावज़ात के ख़ात्मे के ज़िम्मेदार हैं, तमाम के तमाम इस बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 7,000 ठेले और पथारे इस शहर में लोगों के रोज़गार का सबब हैं, तो दूसरी जानिब ये अफसरान की कमाई का एक ज़रिया भी हैं। तकरीबन 7,000 ठेले पथारों से रोज़ाना 17 लाख रुपए की आमदनी मुख्तलिफ जेबों में जाती है। और इस भत्ते का होता क्या है और इसकी तकसीम किस तरह होती है, इसकी निशानदही हम करेंगे आपको, और हम कोशिश करेंगे कि उन जगहों पर जाएं जहां पर ये तमाम का तमाम कारोबार चल रहा है और इस बहती गंगा में कौन कौन हाथ धोता है, कौन से माफियाज हैं जो इस शहर में उन आम गरीब ठेले पथारे लगाने वाले लोगों से रोज़ाना भत्ता जमा करते हैं। और हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या अदालती अहकामात या सिंध हुकूमत के अहकामात, उस तमाम तर अहकामात को नज़रअंदाज करके किस तरीके से शहर में ये कारोबार चल रहा है, आए हम आपको दिखाते हैं। जी, हम पहुँचे हैं फ़कीर का पेड़। हैदराबाद का मसरूफ़ तरीन कारोबारी ये इलाका है फ़कीर का पेड़। अगर हम जिक्र करें हैदराबाद में तजावज़ात का, तो हैदराबाद शहर में चाहे आप घंटा घर चले जाएं, चाहे आप फ़कीर का पेड़ चले जाएं, चाहे आप क्लॉथ मार्केट चले जाएं, जामिया क्लॉथ मार्केट लतीफ़ाबाद चले जाएं, कासमाबाद चले जाएं, या फिर आप रेशम बाज़ार चले जाएं और छोटी गिट्टी चले जाएं, ये वो तमाम मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाके हैं जहाँ पर दिन के औकात में पैदल चलना भी मुमकिन नहीं है। यूनियन के एक अहदेदार मौजूद हैं, आप बताइएगा कि जो ठेले पथारे हैं ये रोज़ाना कितना टैक्स देते हैं, कितने पैसे ये देते हैं इस वक्त सरकार के ख़जाने में और किसी और माफिया को? नहीं, ये मैं मुंसिफ फ़कीर का पेड़ जनरल सेक्रेटरी। इधर के जितने भी ठेले हैं कोई भी किसी को कोई पैसे नहीं देते। जो बल्दिया का टैक्स है यानी कि साल का एक बिल्ला होता है, वो उसकी सूरत में वो पैसे मिलते हैं, वो देना पड़ता है बस। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि जो यहाँ पर आके पैसे लेके जाए। अच्छा, हैदराबाद में तो 50 रुपये पर्ची तो बल्दिया की रोज़ाना हर जगह पर ली जा रही है, आपके यहाँ पर क्या सूरत हाल है? नहीं, हमारे यहाँ पर 20 रुपये की है, 50 रुपये की कोई पर्ची नहीं है। अच्छा, लोग जो हैं वो बात करने से मुकम्मल हिचकिचाते हैं। उसकी वजह ये कि एक ऐसा माफिया का निज़ाम है शहर में कि हमने कोशिश की कि हम कुछ यूनियंस के अहदेदारों से बात करें। हम ये कोशिश करें कि जो मुस्तकिल पथारे लगे हैं यहाँ पर कौन कलेक्शन करता है, कितना पैसा जमा होता है, किसकी जेब में जाता है, मगर लोग डरते हैं क्योंकि पूरा एक निज़ाम है जो इस शहर में इस निज़ाम को चला रहा है, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 17 लाख रुपए से ज़ायद का भत्ता जमा होता है। और ये भत्ता किसकी जेब में जाता है, इस हवाले से ना तो इंतज़ामिया बात करने को तैयार है, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बताने को तैयार है, ना ही इन इलाकों में मौजूद जो यूनियंस हैं, जो ताजिर यूनियंस हैं, वो इस कदर खौफजदा हैं कि वो भी उस पर बात करने को तैयार नहीं हैं। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम बात करें कि आखिर ये मसाइल हैं क्या, लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाना चाहिए, उनके रोज़गार के वसाइल कैसे बनाए जाने चाहिए और शहरी निज़ाम को बेहतर किस तरह किया जाना चाहिए। आए आगे चलते हैं, मज़ीद इलाके आपको दिखाते हैं।
जी हम इस वक्त मौजूद हैं जामिया क्लॉथ मार्केट में। यहाँ जो सूरत हाल है तजावज़ात की, अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये वो फायर स्टेशन है जहाँ सानिया परेटाबाद में सिलेंडर धमाकों के बाद फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया और वो किस कदर मुश्किलात से यहाँ से निकलने के बाद उस हादसे के मकाम पर पहुंची होगी, जिसकी वजह से 27 अमवात जो हैं वो वाक़या हुई उस इलाके में। तो ये फायर ब्रिगेड के इर्द गिर्द का इलाका है जो कि तमाम का तमाम बिका हुआ है और यहाँ जो लगने वाले ठेले हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए जाते हैं, चाहे वो पक्के पथारे हों, ये माहाना बुनियादों पर यहाँ पर बाकायदा भत्ता वसूल किया जाता है। इसके साथ साथ जो सूरत हाल है उसमें ये लाखों रुपए में ये ठेले पथारे फ़रोख्त किए जाते हैं और यहाँ पर एक बाकायदा ये कारोबार है। हम आम आदमी से बात करते हैं, उनके मुश्किलात पर बात करते हैं और उसके बाद आपको लिए चलते हैं अनाज मंडी की जानिब, जहाँ पर हम अनाज मंडी के अहदेदारों से बात करेंगे और उनके मसाइल को जानेंगे। आए चलते हैं, पहले आवाम से बात करते हैं और फिर उसके बाद अनाज मंडी चलते हैं। बात सच ये है कि इंतज़ामिया जो है ना काम करती नहीं, इदारे तो खुले हुए हैं और सच बात बड़ी कड़वी लगती है और सच ही बोलना है, भले कुछ भी हो जाए। इंतज़ामिया काम करती नहीं है, ये खड़े हुए हैं, कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो कुछ पैसे लेकर वो छोड़ देती है, उसके बाद ये फिर आ जाते हैं। असल बात है चारों तरफ देख रहे हैं आप, ठिये लगे पड़े, चारों तरफ ठिये लगे हुए और ठिये लगाने वाले भी ये हमारे अपने ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एम्बुलेंस आके फंस जाती है ना, आदमी का थोड़ा जीने का सहारा तो होता है, लेकिन ऐसा लगता है ये आज भी मर जाएगा। लेकिन यहाँ कोई इंतजामिया नहीं, ना कोई सुनवाई है, ना कोई हटाने वाला, ना कोई बोलने वाला। हर आदमी ने ठिये लगा रखे 500-500 200-200 रुपये रोज़ के ऊपर। तो बिराए मेरे इंतजाम से ये अपील है बल्दिया से कि ये सारे ठिये हटाए जाए और तमाम रास्ता एम्बुलेंस का मेमन अस्पताल का रास्ता क्लियर कराया जाए। बड़ी परेशानी का बाइस है, लेकिन देख रहे हो हालात, देख रहे हो आप कितनी गाड़ी खड़ी हुई है। अरे भाई कोई सुनने वाला ना कोई बोलने वाला है। हैदराबाद शहर लावरिशों का शहर है। मेरी बात सुने, पूरे शहर में तजावजात का जाल बिछा हुआ है, जिसको जो मर्जी है पूरे रोड घेर लें, सब ने अपनी अपनी की हुई है। मेहरबानी करके जब तक इदारे नहीं जागेंगे नहीं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आप समझते हैं इदारे जागे हुए हैं या जानबूझकर सोए हुए हैं? बिल्कुल ही सोए हुए हैं, जानबूझ के क्या सोए हुए हैं नहीं। देखिए मेरी बात, दुनिया में निकलते हैं नहीं, कोई एक चीज़ भी अपने हुदूद से बाहर नहीं जाती, पूरी दुनिया में ये है, कहीं भी ये नहीं है। अब तो यहाँ तो एक होटल खोली, इसके आगे 100 कुर्सियाँ लगा दी, इनकी हुकूमत है। एक बैंक के आगे 50-50 100 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। नफरी हमारे पास हर इदारे में इतनी भर ली है, लेकिन वो सब घर बैठे हुए हैं आराम से, कोई इसका रिजल्ट नहीं है हमारे पास। तो ये जो पैसे लेती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठेलों से, पथारों से, देखिए मेरी बात है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे म्यूनसिपलिटी का कोई आदमी हो, ये कोई भी हो, इनको मैंने आपको एक ही बात बताई, इदारे सोए हुए हैं। जब तक इदारे नहीं जागेंगे नहीं, किसी भी इदारे में बेहतरी नहीं आ सकती। जी आपने अनाज मंडी के सदर की गुफ्तगू सुनी। हम पहुंचे हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 की मार्केट में। अगर इमरान आपको दिखाएं तो सूरत हाल तो यहाँ भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। ये तकरीबन 40 फुट चौड़ा रोड है और इस रोड पर हर तरफ तजावज़ात की भरमार है। यहाँ जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल है बल्दिया का, वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों के लिए वो आसानियाँ पैदा कर रहा है, किस तरह से वो बाज़ारों में रौनकें बहाल करने में अपना किरदार अदा कर रहा है, ताकि ख़वातीन, बच्चे या मर्द हजरात बआसानी बाज़ार में आएँ, आसान तरीके से ख़रीदारी कर सकें। हम उनके पास चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जो हेड हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या काम कर रही हैं और उनका क्या किरदार है शहर में इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो आए चलते हैं। लेकिन जहाँ तक मुश्किलात की बात है तो ज़ाहिर फील्ड वर्क इतना आसान होता नहीं है, और ये जो एक्स्ट्रा ठिये लगे हैं, केबिन्स लगे हैं, ये काफ़ी सालों से बैठे हैं, तो मतलब परमानेंट हो गए हैं एक तरीके से। इनको अपनी जगहों से हिलाना भी एक बड़ा मसला है और मुश्किलात दरपेश आती हैं। लेकिन मुश्किलात का होने का ये मकसद नहीं है कि हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इदारा है, इदारे को अपनी रिट कायम करनी होती है। इसके बाद मेन जो लतीफ़ाबाद के ख़ास तौर पर एरियाज़ हैं जहाँ पर रोड जो है वो हाईजेक हुए हैं, उन पर हमने कार्रवाई करनी है और इंशाल्लाह आपको बेहतर सूरत हाल नज़र आएगी। मुश्किलात यकीनन दरपेश आती हैं। एक अच्छा काम करने के लिए अगर आप निकलें तो उसके अंदर परेशानियाँ भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं,
लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करेगा। मेयर साहब के सख्त अहकामात हैं, ज़हूर लखन साहब के सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं हमें कि रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर चाहिए। अब बेरोज़गार करना मेयर साहब का मकसद नहीं है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे जो रोडों पर आ गए हैं, एक केबिन की जगह 3-3 केबिन लगे हुए हैं। अब इसमें ज़ाहिर है जो इंक्रोचमेंट सेक्शन है वो सिर्फ इंक्रोचमेंट सेक्शन काम नहीं कर सकता है। इंक्रोचमेंट सेक्शन के साथ ट्रैफिक पुलिस का भी काम है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ताउन हमें चाहिए होता है वो ताजिर बिरादरी का चाहिए होता है। इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक पुलिस और ताजिर बिरादरी तीनों एक जगह काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें मिलेगा। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो मेन इशू ट्रैफिक का होता है। रात के औकात में जो होटलें हैं या 8 नंबर की क्लॉथ मार्केट हो गई या इस तरह के जो मेन बाज़ार हो गए, जो फूड स्ट्रीट हो गई, सिद्दीक प्लाजा वाला एरिया हो गया, 7 नंबर डॉक्टर्स लाइन अगर आप देखें तो ये भी तकरीबन एक फूड स्ट्रीट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर जो हमें मेन इश्यूज़ हैं वो ट्रैफिक के हैं। बाइक्स खड़ी हैं, बाइक्स के बाद कारें खड़ी हैं और ऑलरेडी जो होटल मालिकान हैं उनका सामान भी बाहर है, वो सामान, उसके बाद मोटरसाइकिल, फिर कारें, तो ऑलरेडी रोड जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया एक तरीके से बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम जो सारे इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है, इंक्रोचमेंट सेल है, मिलकर काम करेंगे। हमारी टाइम टू टाइम ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ भी मीटिंग्स होती रही हैं। सबसे ज़्यादा हमें ताउन चाहिए इसमें ताजिर बिरादरी का, उनसे मिले बग़ैर, उनके ताउन के बग़ैर, क्योंकि देखें ना, एक चीज़ हम एक जगह से हटा तो देते हैं, अब परमानेंटली उस जगह से हट जाए वो उसमें उस दुकानदार का या शॉपकीपर का या ठेले वाले का, उसका भी हमारे साथ ताउन होना चाहिए। हमने आपको हैदराबाद शहर की शाहराहों, चौराहों, बाज़ारों की सूरत हाल दिखाई। किसी भी जगह पर कहीं भी कोई तब्दीली नहीं है, हर जगह तजावज़ात की भरमार है, हज़ारों की तादाद में तजावज़ात हैं और उनसे भत्ता लेने वाली माफिया का एक निज़ाम है। हैदराबाद शहर में ये जो निज़ाम है, इस पर तजावज़ात के इदारे हों, एंटी इंक्रोचमेंट सेल हो, ज़िला इंतज़ामिया हो, तमाम के तमाम खामोश हैं, सड़कें मुकम्मल ब्लॉक हैं और आवाम परेशान है। 32 लाख की इस आबादी के शहर में किस तरीके से निज़ाम चलेगा, ना ज़िला इंतज़ामिया बता सकती है, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बता सकती है। ताहम आवाम इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।